Hello everyone. Today we are going to discuss chapter number 7 of Yam Lakshmikant of Earth Editions, the citizenships. Okay, so we will see what is the provision which is mentioned for citizenships in the original constitution of India during the commencement of the constitutions. What is the provisions which are present in the Constitution of India for citizenships, and what is the changes that made by the different Citizenship Amendment Act, okay, till 2019, which is the latest one. Okay, so सबसे पहले अगर हम सिटीजन की बात करें ना, तो किसी भी मॉडर्न स्टेट में प्रेजेंट टाइम अगर हम देखें तो सिटीजन्स को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पीपल्स को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, सिटीजन्स एंड एलियंस। सिटीजन्स अब वो लोग होते हैं, ठीक है, जो मेंबर होते हैं उस कंट्री के। ठीक है, वहीं अगर हम जो एलियंस होते हैं वो उस कंट्री के मेंबर्स नहीं होते हैं। पहला डिफरेंस तो ये है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो सिटीजन्स है वो सारे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करते हैं, जबकि ये चीज़ एलियंस के लिए नहीं अलाउड होती है। तो बेसिकली एलियंस जो होते हैं उन्हें सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते हैं। अब हम एलियंस की बात करें ना, मतलब जो फॉरेन पीपल्स जो इंडिया में है, अगर हम उनकी बात करें तो उनको भी फर्दर टू टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है। ओके, तो पहला है फ्रेंडली एलियंस। ठीक है, अब ये वो होते हैं ना जो जिनके साथ हमारी कंट्री का अच्छा रिलेशनशिप है, जस्ट लाइक इज़राइल। ओके, वी हैव इज़राइल, फ्रांस। तो अगर इनके सिटीजन्स अगर हमारी कंट्री में हैं तो हम इन्हें फ्रेंडली एलियंस बोलेंगे। वहीं अगर वो ऐसे कंट्री जिनके साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, इंडिया का वॉर वगैरह होते रहता है, तो ऐसे कंट्री के सिटीजन्स जो हमारे कंट्री में रहेंगे ना, तो उनको हम एनिमी एलियंस बोलेंगे। ठीक है, अब कुछ राइट्स होते हैं जो फ्रेंडली एलियंस को तो मिलते हैं, बट वो एनिमी एलियंस को नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब वो कौन सा राइट है जो फ्रेंडली एलियंस को मिलता है? तो उनको प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन का जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल 22, उनके अंदर जो फ्रेंडली एलियंस है उनको सेफ गार्ड्स होता है। ये सेफ गार्ड्स एनिमी एलियंस को नहीं होता है। एंड ऑफ कोर्स क्यों हम ऐसे 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 लोगों को ये सेफ गार्ड देना चाहेंगे जो बेसिकली हमारे एनिमी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो उनको क्यों हम अरेस्ट एंड डिटेंशन से उनका प्रोटेक्शन करेंगे? हो सकता है वो कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हों अबाउट आवर डिफेंस सिस्टम्स, आवर सिक्योरिटी, ओके, आवर स्ट्रेटेजिक लोकेशंस। ठीक है, तो इनको हम क्यों देंगे? ऑफ कोर्स जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इन्हें अरेस्ट कर लेंगे, ठीक है, इन्हें डिटेन कर देंगे। उसके बाद कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट है ना जो जो सिर्फ इंडियन सिटीजन है वही इंजॉय करते हैं। ठीक है, फॉरेनर्स को ये राइट नहीं मिलते। अब ये राइट कौन कौन से हैं? तो जो आर्टिकल 15 है ना, वो बेसिकली इंडियंस के लिए ही है। 16 वैसे, 19 भी, 29 एंड 30। उसके बाद जो इलेक्शन में वोटिंग राइट होता है ना, वो ऑफकोर्स हम फॉरेनर्स को थोड़ी नहीं देंगे, वो तो सिर्फ सिटीजन से इंजॉय करेंगे ना। उसके बाद जो पार्लियामेंट का मेंबरशिप है ना, उसको कंटेस्ट करने के, उसको भी कंटेस्ट, बेसिकली यहाँ पे पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, आप दोनों, अगर मैं लोकसभा बोलूँगा ना तो आप इसको कंसीडर कर लीजिए कि स्टेट लेजिस्लेटिव में असेंबली में भी ये चीज़ अप्लाई होगी। वही अगर हम पार्लियामेंट बोले तो समझ लीजिए कि स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब दोनों जगह पे ये चीज़ अप्लाई होगी। ठीक है, तो मेंबरशिप के लिए भी अगर वो कंटेस्ट करते हैं पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है, तो वो भी केवल सिटीजन्स को ही मिलेगा वो राइट्स। ठीक है, कुछ पब्लिक ऑफिसेस है ना जो सिर्फ सिटीजन्स को ही मिल सकती है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स हो गए, उसके बाद गवर्नर ऑफ स्टेट हो गए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गए, एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हो गए। ठीक, अब अगर हम प्रेसिडेंट के ऑफिस की बात करें ना, तो हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ कोई नेचुरलाइज सिटीजन भी
अब नेचुरलाइज सिटीजन्स क्या होता है अभी हम उसे आगे देखेंगे। ओके, बस अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो नेचुरलाइज सिटीजन्स होते हैं ना, वो वो उनको जो प्रेसिडेंट की ऑफिस होती है ना उसके लिए वो एलिजिबल हैं। ठीक है, तो कोई भी आदमी जो इंडिया में जिसका बर्थ हुआ है या नेचुरलाइज सिटीजन्स है, दोनों प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए एलिजिबल हैं। वही अगर हम यूएस को देखें ना, तो यूएसए में क्या कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे ये है ना कि जो सिटीजन्स वहाँ के बॉर्न है वही प्रेसिडेंट की ऑफिस को ले सकते हैं। ऑफकोर्स वहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो प्रेसिडेंट वहाँ का सुप्रीम होता है, तो वो क्यों देंगे किसी नेचुरलाइज सिटीजन्स को। हो सकता है उसके अंदर कोई रेसिस्ट बायस हो, रेसिस्ट बायसनेस हो। सपोज दैट कि कोई इंडिया का सिटीजन्स, इंडिया ने वहाँ पे नेचुरलाइज होकर सिटीजन्स बनाए, ओके, तो माइट बी पॉसिबल्स कि वो थोड़ा इंडिया के लिए बायस रहे। ठीक, अगर हमारे यहाँ मान लीजिए कि अगर हमारे यहाँ जो वो नेचुरलाइज सिटीजन्स है, मान लो कि वो यूएसए का है, नेचुरलाइज होकर इंडिया बना है, तो उसके पास तो एक्चुअल में कोई पावर नहीं है ना। ठीक है, वो करेगा तो क्या करेगा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो सजेस्ट करेंगे वही तो करेगा ना। तो ये एक डिफरेंस है जिसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ क्या है ना, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जस्ट लाइक कनाडा। अब सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट का फ़ायदा क्या है, तो ये बेसिकली एक यूनिटी एंड इंटीग्रिटी कंट्री में प्रमोट करती है। ये कहीं ना कहीं फ्रेटर्निटी जो है ना उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। अब ये कैसे हेल्प करेगी, तो हम कहीं पे भी जाएंगे ना, ऑल इंडिया कहीं पे भी जाएंगे, ठीक है, तो जनरली हमारी अगर एक ब्रॉडर सेंस में देखा जाए तो हमारी जो आइडेंटिटी होगी वो क्या होगी, इंडियन की होगी। ठीक है, स्टेट हमारे यहाँ स्टेट सिटीजनशिप नहीं देता है, केवल एक ही सिटीजनशिप होती है जो यूनियन की होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यूएसए की बात करें ना, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो यहाँ पे फेडरेशन है ही, तो यहाँ पे जो सेंटर है, जो मतलब सेंटर है उसकी एक अलग सिटीजनशिप होती है, स्टेट भी अपनी अलग सिटीजनशिप देती है। ठीक है, वैसे ऑस्ट्रेलिया में ही है कि सेंटर की अलग सिटीजनशिप है, स्टेट की अलग, वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप का बेसिकली कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब डुअल सिटीजनशिप की प्रॉब्लम क्या है, तो डुअल सिटीजनशिप में पॉसिबल है ना कि स्टेट जो है अपने सिटीजन्स के लिए, ठीक है, किसी दूसरे स्टेट के सिटीजन्स के साथ डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, कोई भी चीज़ अपने सिटीजन्स के फेवर में कर सकती है, अपने स्टेट के सिटीजन्स के फेवर में। ओके, बिकॉज ऑफकोर्स फाइनली दे विल बी chosen by the citizens of their state, so of course it might be possible that they have a little bit of biasness tendency. Okay, so this was the difference between single citizenship and dual citizenship. ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो ठीक, नेक्स्ट हम देखें तो अब क्या होता है ना, अब देखो सिंगल सिटीजनशिप से और भी कुछ चीज़ें पता लगाई जा सकती है। देखो जैसे हमारे यहाँ क्या है कि कोई भी सिटीजन जो इंडिया में बॉर्न हुआ है, ठीक है, उसको पूरे ऑल इंडिया में, ठीक है, सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स इंजॉय करने को मिलेंगे। ठीक है, वो किसी भी स्टेट में हो, लेकिन उसके जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट रहेंगे ना, वो सेम उस स्टेट के सिटीजन्स के सिमिलर ही इंजॉय करेंगे। ठीक है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविज़न है ना जो इसका एक्सेप्शन है, तो हम उन प्रोविज़न को देखते हैं। तो अगर आर्टिकल 16 का देखें ना, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट चाहे तो प्रिस्क्राइब कर सकती है, ठीक है, कि किसी स्टेट के रेजिडेंसी किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट में उस स्टेट के केवल चूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो पार्लियामेंट ने पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज रेजिडेंस एक्ट 1957 पास किया था, जिसके थ्रू इसने क्या किया था कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिसर्स है ना, वो केवल उसी स्टेट के रेजिडेंस के, मतलब जो रेजिडेंस थे ना उस स्टेट के, उनके लिए फिक्स कर दिया था। और बेसिकली एक ऐसी पोस्ट के लिए तो नॉन गैजेटेड जो पोस्ट थी ना, उनके लिए सिटीजनशिप उस स्टेट का होना जरूरी कर दिया था। ठीक है, किसके थ्रू, तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस एक्ट 1957। ठीक है, ये कौन से स्टेट थे, तो बेसिकली आंध्र प्रदेश था, हिमाचल प्रदेश था, मणिपुर एंड त्रिपुरा था। ठीक है, बट ये जो एक्ट था ना वो 1974 में एक्सपायर कर गया। तो जो हिमाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा
को रेजिडेंस एज अ क्राइटेरिया इन सर्टेन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट था ना, वो इन 3 स्टेट से ख़त्म हो गया, बट आंध्रा का कंटिन्यू था। एंड 2014 में जब आंध्र प्रदेश रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, तो वो सेम प्रोविजन अंडर आर्टिकल 371 डे पार्ट 21 के अंदर जो स्पेशल प्रोविजन है ना कुछ स्टेट को लेके, तो उसमें आंध्र प्रदेश, उसमें तेलंगाना भी आता है, तो तेलंगाना को अंडर आर्टिकल 371 डी ये जो ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज ए रेजिडेंस का जो बेनिफिट आंध्रा को मिल रहा था वो तेलंगाना को भी एक्सटेंड कर दिया गया था। ओके, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन का अगर अपने आर्टिकल 15 देखें ना, तो ये डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करने का बात करता है। बेसिकली ग्राउंड क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्राउंड मेंशन है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, बट यहाँ पे रेजिडेंस एज ए क्राइटेरिया नहीं मेंशन किया गया है। दैट मीन्स कि अगर कोई स्टेट चाहे ना तो वो अपने रेजिडेंस के लोगों को ना कुछ सर्टेन बेनिफिट दे सकता है। ठीक है, वो जो कौन कौन से, जैसे कि कंसेशन इन फीस फॉर एजुकेशन टू इट्स रेजिडेंस। ओके, जैसे फीस वगैरह में कंसेशन कुछ दे सकता है एजुकेशन के लिए। ओके, उसके बाद अगर हम आर्टिकल 19 देखें ना, तो इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, जो जिसको पूरे मतलब सारे सिटीजन्स पूरे इंडिया के एंजॉय नहीं कर सकते। ठीक, जैसे अंडर आर्टिकल 19 क्या मेंशन है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस का क्राइटेरिया मेंशन है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आदमी जाके शेड्यूल एरिया या शेड्यूल ट्राइब के एरिया में बस जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि कोई आउटसाइडर ना किसी भी ट्राइबल एरिया में वहाँ पे नहीं जा सकता है, वहाँ पे नहीं रुक सकता है, और वहाँ पे सेटल नहीं हो सकता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों ऐसा एक्सेप्शन रखा गया है? इसके पीछे रीज़न ये है ना कि देखो, जो ट्राइबल्स होते हैं उनका अपना डिस्टिंक्ट कल्चर होता है, उनका अपना स्क्रिप्ट होता है, उनकी अलग लैंग्वेज होती है। ठीक है, उनके अलग कुछ अच्छे ट्राइबल्स मतलब कुछ फीचर है ना जो काफ़ी मॉडर्न से भी आगे हैं ट्राइबल्स ग्रुप में। जैसे फीमेल्स वगैरह को जो राइट है ना ट्राइबल कम्युनिटीज़ पे, वो करंटली जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें भी इतने राइट नहीं है। ओके, सो उनके जो डिस्टिंक्ट कल्चर है ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अब देखो कि अगर अलाउ कर दिया उन्होंने सारे सिटीजन्स को कि आप जाके वहाँ पे सेटल हो सकते हैं, रिसाइड कर सकते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, बेसिकली अपने कल्चर को थोड़ा जो यहाँ से बाहर से लेके जाएंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं मिक्स करेंगे, तो उनका जो ओरिजिनल कल्चर है ना वो डाइल्यूट हो जाएगा, और विद टाइम they will lose their cultural identity. So that's why this exceptions put under article 19. ओके, सो आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो फोर्थ प्रोविजंस है जो निगेट करता था कि जो कोई भी सिटीजन ऑल ओवर इंडिया जिसे एंजॉय कर सकता है, तो जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में था। अब हुआ क्या ना कि 2019 तक जो जम्मू एंड कश्मीर था ना, तो उसके पास कुछ पावर थी, जैसे वो ये चीज़ डिफाइन कर सकता है कि कौन से लोग उस जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट रहेंगे। ओके, दूसरा पावर जो उसके अंदर था, ठीक है, तो वो कुछ अपने स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेज जो है वो अपने परमानेंट रेजिडेंट को दे सकता था, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, प्रिविलेज दे सकता था। कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह लैंड वगैरह एक्वायर करता हो तो अपने स्टेट के स्पेशल प्रिविलेज अपने स्टेट के लोगों को दे सकता था। ठीक है, उसके बाद अगर सेटलमेंट की बात हो इस स्टेट में, तो उस जम्मू एंड कश्मीर में, तो वो अपने लोगों को कुछ प्रिविलेज दे सकता था। ठीक है, स्कॉलरशिप की बात हो या अदर फॉर्म ऑफ एक्ट्स की बात हो, तो भी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कर सकती थी। ठीक, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है, अब आप इसको याद रखिएगा कि ये सारे जो स्पेशल जम्मू एंड कश्मीर जो स्पेशल डिस्टिंक्शन दे सकता था ना अपने सिटीजन्स को, ये अंडर आर्टिकल 35A के थ्रू दे सकता था। इस आर्टिकल को द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशंस टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 के थ्रू इंसर्ट किया गया था। ठीक है, और ये ऑर्डर था ना उसे प्रेसिडेंट ने इशू किया था अंडर आर्टिकल 370। ओके, बट 2019 में क्या ना हुआ ना कि जो जम्मू एंड कश्मीर था उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, किसके थ्रू, तो कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 के थ्रू।
तो जो स्पेशल राइट जो इन्जॉय कर रहे थे ना वहाँ के सिटीजन्स, वो स्पेशल राइट्स उनका ख़त्म हो गया। हमने देखा ही था कि लाइक कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ कनाडा, ठीक है, इंडिया ने भी सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट रखा ताकि वो एक यूनिफॉर्म राइट्स मेंटेन कर सके जो इंडिया के लोग हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ओके, फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को बढ़ावा दे सके। ठीक, अब हमारे पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है ना सिटीजनशिप को लेके, अब हम उसे देखते हैं। ओके, so let's see constitutional provisions for citizenship. So in the constitutions, the concept of citizenships are mentioned basically from Article 5 to Article 11 under Part 2. So the provision of citizenships, you have need to remember it very carefully that the provision of citizenships are mentioned under Part 2 from Article 5 to 11. Okay, और ये बेसिकली डील करता है ना कि कौन से लोग सिटीजन्स बन सकते थे एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स 26 जनवरी 1950 को कौन सिटीजन्स बन सकता था। ओके, तो इस चीज़ से सीबीए डील करता है। अब कौन कैसे लोग सिटीजनशिप को अक्वायर कर सकते हैं, कैसे लोग सिटीजनशिप को लॉस कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग इसने कोई प्रोविज़न नहीं बनाया है और इसने ये पार्लियामेंट पर छोड़ दिया था कि पार्लियामेंट को जैसे भी ज़रूरत हो वो अपना एक अल्लाह एक्ट करके, ठीक है, वो अपने वो प्रोविज़न बना सकते हैं। तो लेट्स सी। ओके, तो इसी चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 बना था, ठीक है, जो लॉस एंड अक्वायर वाली चीज़ें हैं उनसे डील करने के लिए। ठीक, तो बेसिकली 4 कैटेगरी के लोग 26 जनवरी 1950, दैट मीन्स ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, ये 4 कैटेगरी के लोग इंडिया के सिटीजनशिप बन सकते थे। जो पहला है ना, पहले कैटेगरी के लोग कौन से थे, जो इंडिया के रहने वाले हों, ठीक है, साथ ही साथ वो इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफ़िल करते हों। अब वो 3 कंडीशन कौन सी हैं, तो या तो वो इंडिया में बॉर्न हुए हों, ठीक है, या फिर उनके जो पेरेंट्स हैं ना वो इंडिया में बॉर्न हुए हों, ठीक, और या फिर जो ये कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ ना इससे जस्ट 5 ईयर्स तक इंडिया के वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहे, ठीक है। तो इन तीनों में से अगर कोई भी वो क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं तो वो बेसिकली इंडियन सिटीजन्स कंसीडर किए जाएंगे एट ऑन जनवरी 26, 1950। ओके, दूसरा कंडीशन क्या ना कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, ठीक है। अब आप इसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट याद रखिएगा, दैट इज जुलाई 1948। सो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, जुलाई 1948, ठीक है। तो ऐसे लोग जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं वो इंडियन सिटीजन हो सकते हैं अगर वो चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ठीक है, या तो उसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स, दैट मीन्स बाबा नाना एक्सेट्रा, वो अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हों, ठीक है, और ये उन दो और वो इन दो कंडीशन में से कोई भी एक फुलफ़िल करते हों। अब मान लो कि वो पाकिस्तान से इंडिया 19 जुलाई 1948 से पहले आया है, ठीक है, तो ऐसे आदमी क्या करना ना कि अगर इससे पहले आया है तो ऑटोमेटिकली सिटीजन्स हो जाएगा सब्जेक्टेड टू अबव कंडीशंस। अबव कंडीशन क्या थी कि उसके पेरेंट्स या तो ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया के अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हो, ठीक है। तो उसके बाद अगर वो जुलाई 1948 19 जुलाई 1948 से अगर वो पहले आया है तो ऑटोमेटिकली रेजिडेंट हो जाएंगे। बट अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद आया है ना, और आप इसको भी ध्यान रखिएगा कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जस्ट पहले, ठीक है, जो 26 जनवरी 1950 के बाद आया ना उनको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के थ्रू डील किया जाएगा। ओके, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। तो जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं, ठीक है, वो उनको रजिस्टर करना पड़ेगा सिटीजन्स बनने के लिए, और रजिस्टर करने के लिए क्या कंडीशन है कि उससे पहले एटलीस्ट वो 6 मंथ तक इंडिया के रेजिडेंट रहे हों, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा ना। तीसरे टाइप का जो है ना, ऐसे लोग जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए और फिर वो दोबारा पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट किए, ठीक है। अब अगर वो मार्च
1947 के बाद इंडिया रिटर्न होते हैं, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 से पहले, याद रखिएगा, इसके बाद जो आएंगे ना उनको सिटीजनशिप एक्ट 1955 के थ्रू डील किया जाएगा, ठीक है। तो अगर वो मार्च 1 1947 के बाद इंडिया में रिटर्न करते हैं, ठीक है, तो वो इंडिया के रेजिडेंट हो जाएंगे। इससे पहले उन्हें 6 मंथ के लिए इंडिया का रेजिडेंट होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन फाइल करके ना इंडिया के परमानेंट सिटीजन्स हो सकते हैं, ठीक। अब जो फोर्थ कंडीशन है ना वो ये है कि कोई आदमी, ठीक है, जिसके या तो पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, वो अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हों, लेकिन वो ऑर्डिनरी रूप से ना इंडिया के आउटसाइड में रह रहे हो, बेसिकली ओवरसीज सिटीजन्स जो हैं, ठीक है, इंडिया के। तो उनका कोई अगर चिल्ड्रन है ना तो इंडिया का सिटीजन्स हो सकता है। कैसे? तो देखो, अगर उसके पेरेंट्स है ना उसको जो इंडिया के डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव है ना उस कंट्री में वहाँ पे रजिस्टर कर देते हैं अगर, ठीक है। जैसे हर एक कंट्री में ना किसी दूसरे कंट्री की जिसके साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, जिनके साथ हमारे फॉरेन रिलेशनशिप है ना, तो वहाँ पे हम अपने डिप्लोमेटिक एंड कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव की ऑफिस रखते हैं, वैसे वो भी हमारे यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो आदमी है ना उसको रजिस्टर करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक। तो ये बेसिकली ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के लोगों के लिए सिटीजनशिप एक्वायर करने के प्रोविज़न को कवर करता है, ठीक। तो बेसिकली हमने क्या देखा इन प्रोविज़न में, अगर कंक्लूजन देखें तो जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो बेसिकली 4 राउंड पे सिटीजनशिप अलाउ करता है एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, ऐसे लोगों के लिए जो डोमिसाइल हो इंडिया के, ठीक है, उस टाइम, ऐसे लोग जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया आए हैं, और ऐसे लोग जो पाकिस्तान को माइग्रेट किए हुए हैं बट लेटर ऑन वो रिटर्न होते हैं इंडिया को, ठीक है। एंड फोर्थ टाइप के ऐसे लोग जो ओवरसीज सिटीजन्स हैं, ठीक है, ऐसे लोग जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन वो इंडिया के आउटसाइड रिजाइड कर रहे हैं, ठीक। अब कुछ और भी प्रोविज़न देखते हैं इन कॉन्स्टिट्यूशंस अबाउट द सिटीजनशिप्स। सो अगर कोई इंडियन सिटीजन है ना और वो वॉलंटरी मतलब स्वेच्छा से किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर करता है ना तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप जो है वो लॉस हो जाएगी, ठीक। इसको आप ध्यान रखेंगे। सेकेंड क्या कहता है कि अगर कोई आदमी को सिटीजन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट किया जाता है ना तो वो बस उतने ही समय तक रहेंगे जब तक कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ न बना के उनका जो सिटीजनशिप है ना उसको टर्मिनेट न कर दे। मतलब अगर पार्लियामेंट चाहे ना तो किसी भी सिटीजन्स की सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर सकती है किसी लॉ के थ्रू, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड कहता है ना कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है, ठीक, कि वो कोई भी प्रोविज़न बना सकती है इन रिस्पेक्ट टू एक्विजिशंस एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप्स को लेके, ठीक। अब इसके बाद हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 को देखते हैं, जो ऑल दी सिटीजनशिप्स रिगार्डिंग after the commencement of the constitution, so all these matters are dealt by the basically citizenships amendment act of 1950. So now we will see citizenship act of 1955, okay। तो ओरिजिनली जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 था ना वो कॉमनवेल्थ की सिटीजनशिप को भी प्रोवाइड करता था, बट ये जो कॉमनवेल्थ की सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट था ना उसे रिपील कर दिया गया था, किसके थ्रू? तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के थ्रू, ओके। अब जो ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 का है ना वो कुछ बेसिकली कुछ 5 टाइप्स के सिटीजनशिप एक्वायर करने के तरीकों को मेंशन करता है,
ठीक है, जैसे बेस्ड ऑन बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशंस एंड नेचुरलाइजेशंस एंड फाइनली द इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, तो बाई बर्थ कैसे कोई आदमी सिटीजन्स हो पाएगा आफ्टर 1950, हम इसको देखते हैं। तो ऐसा आदमी, ठीक है, जो या तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, इंडिया में बॉर्न हुआ हो बट बिफोर 1 जुलाई 1987, ठीक है, जो 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच में इंडिया में बॉर्न हुआ है ना, वो इंडिया का सिटीजनशिप बाय बर्थ माना जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ चाहे उसके पेरेंट्स का कोई भी नेशनैलिटी हो। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। लेकिन ऐसा कोई पर्सन जो इंडिया में बॉर्न होता है आफ्टर 1 जुलाई 1987 बट बिफोर 3 दिसंबर 2004, उस आदमी को तभी सिटीजनशिप इंडिया का कंसीडर किया जाएगा जब उसके पेरेंट्स ना, जिस टाइम उसका बर्थ हुआ है उस टाइम इंडिया के सिटीजन रहे हों। ठीक है, अब जो जिनका जन्म दिसंबर 3, 2004 के थ्रू हुआ है तो के बाद हुआ है, ठीक है, तो ऐसे पर्सन को सिटीजन्स ऑफ इंडिया तभी कंसीडर किया जाएगा जब उनके दोनों पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन्स हों, ठीक है, या फिर एक पेरेंट सिटीजन्स हो बट दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो और जो एक बात हमें यहाँ से पता चलती है कि जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं ना, जो इंडिया में पोस्टेड हैं एंड जो एनिमी एलियंस हैं, वो इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ एक्वायर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद बाय डिसेंट देखते हैं। ठीक है, बाय डिसेंट में क्या है कि ऐसे सिटीजन्स जो इंडिया के आउटसाइड बॉर्न हुए हैं, कब, आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर दिसंबर 1992। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 से लेकर दिसंबर 10 1992 के बीच में ऐसे पर्सन जो आउटसाइड ऑफ इंडिया बॉर्न हुए हैं, ठीक है, वो इंडिया के सिटीजन्स हो जाएंगे बाय डिसेंट। लेकिन कब, अगर उनके फादर इंडिया के सिटीजन रहे हों एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। ओके, सो बाय डिसेंट क्या कहता है कि कोई पर्सन जो इंडिया के आउटसाइड बॉर्न हुआ हो 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 के बीच में, ठीक है, वो इंडिया का सिटीजन तभी कंसिडर किया जाएगा अगर उसके फादर है ना, वो इंडिया के सिटीजन रहे हों एट द टाइम ऑफ हिज और हर बर्थ। ओके, अब जो इंडिया के आउटसाइड आफ्टर 10 दिसंबर 1992 को बॉर्न हुए हों, उनका क्या कंडीशन है, तो वो इंडिया के सिटीजन्स तभी कंसिडर किए जाएंगे जब उनके दोनों पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन रहे हों एट द टाइम ऑफ हिज और हर बर्थ। उसके बाद दिसंबर 3 2004 के बाद का क्या सिचुएशन है कि ऐसा पर्सन्स जो इंडिया के आउटसाइड बॉर्न हुआ है ना दिसंबर 3 2004 के बाद में, उसको इंडिया का सिटीजन्स नहीं कंसीडर किया जाएगा बाय डिसेंट, अनलेस कब तक, जब तक उसका जो बर्थ है ना वो रजिस्टर ना हुआ हो इंडियन कॉन्सुलेट 1 साल के अंदर उस कंट्री में। ओके, सो बेसिकली जिसका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद इंडिया के बाहर हुआ हो, वो बाय डिसेंट सिटीजनशिप तभी ले सकते हैं जब उनका जन्म ना होने के 1 साल के भीतर ना उस कंट्री में, वहाँ के इंडियन कॉन्सुलेट में उसके बर्थ को रजिस्टर किया गया हो, या फिर अगर 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक, ठीक है, तो ये बेसिकली अगर ये इस टाइम तो चाइल्ड माइनर ही होगा ना, तो उसके पेरेंट्स अप्रूवल देंगे। ठीक है, एंड ये प्रूव करेंगे कि जो उनका माइनर चाइल्ड है ना वो किसी दूसरे कंट्री का सिटीजन नहीं है, मतलब उसने किसी दूसरे कंट्री का पासपोर्ट नहीं रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो माइनर सिटीजन बना है ना बाय डिसेंट इस प्रोसेस से, ठीक है, तो उसकी सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगी
अगर वो अपने फुल एज पे आने के बाद ना, अगर वो दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप को रिनाउंस नहीं करता है, ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। थर्ड प्रोविज़न क्या है, बाय रजिस्ट्रेशन। तो बाय रजिस्ट्रेशन का क्या कॉन्सेप्ट है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, किसी इंसान को इंडिया का सिटीजनशिप रजिस्टर कर सकती है, ठीक है, बस वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, अगर वो इनमें से कोई भी क्राइटेरिया होल्ड करता हो। अब ये क्राइटेरिया कौन कौन से हैं कि कोई ऐसा आदमी जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, ठीक है, और वो ऑर्डिनरी रूप से इंडिया का रेजिडेंट रहा हो 7 ईयर, ठीक है, बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो अगर वो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरता है ना, ठीक है, कोई अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया का सिटीजनशिप चाहता है बाय रजिस्ट्रेशन, तो पहले उसको 7 ईयर तक इंडिया में रहना पड़ेगा। ये चीज़ है, ठीक है, पहला। सेकंड क्या कहता है कि कोई मान लो एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, जो ऑर्डिनरी रूप से कोई ऐसी कंट्री, ठीक है, या ऐसी कंट्री या फिर ऐसे प्लेस जो इंडिया अनडिवाइडेड इंडिया में रह रहा हो ऑर्डिनरी रूप से, उसके लिए भी बाय रजिस्ट्रेशन का जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब तीसरा क्या कहता है कि कोई आदमी है जो इंडियन सिटीजन्स के साथ उसने शादी कर ली है, ठीक है, तो उसको पहले 7 साल तक रहना पड़ेगा इंडिया में, तभी वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद वो इंडियन सिटीजन्स हो जाएगा, ठीक है। अब कोई ऐसे सिटीजन्स जिनका जो माइनर चाइल्ड है ना, वो भी ऑटोमेटिकली सिटीजन्स हो जाएगा बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक। अगर कोई आदमी फुल एज एंड कैपेसिटी का है ना, और उसके पेरेंट्स रजिस्टर हैं एज ए सिटीजन्स ऑफ इंडिया, तो वो भी बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडिया का सिटीजन बन सकता है, ठीक। अगर कोई ऐसा आदमी जो अपनी फुल एज में हो, ठीक है, और कैपेसिटी में हो उस डिसीजन को लेने के लिए, तो उसके पेरेंट्स ना पहले अगर इंडिपेंडेंट इंडिया के सिटीजन्स रहे हों, ठीक है, और इंडिया में ऑर्डिनरी रूप से 12 मंथ तक रेजिडेंट रहे हों, तो इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये रजिस्ट्रेशन का प्रोविज़न है, ठीक। जो 7th प्रोविज़न है वो कोई आदमी जो अपनी फुल एज एंड कैपेसिटी का हो, ठीक है, और वो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर हो 5 सालों के लिए, और वो ऑर्डिनरी रूप से इंडिया का रेजिडेंट हो, तो वो उसे पहले 12 मंथ तक इंडिया में रहना होगा रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करने से पहले, ठीक है। मतलब इसका कहने का क्या मतलब है कि कोई अगर आदमी अपने एज एंड कैपेसिटी का है, ठीक है, लेकिन वो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है जो 5 साल के लिए रहा है, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू तभी सिटीजन हो सकता है, पहले उसको 12 मंथ तक इंडिया का रेजिडेंट रहना पड़ेगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। अब इसी में किस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को भी डिफाइन किया गया कि ऐसे लोगों को माना जाएगा कि वो इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक है, अगर वो या फिर उनके पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हों, या फिर ऐसी टेरिटरी में बॉर्न हुए हों, ठीक है, जो इंडिया का पार्ट बना हो आफ्टर अगस्त 15, 1947। तो ये जो ऊपर जितने भी कैटेगरी के पर्सन दिए गए ना, तो इनको ओथ एंड एलिजियंस लेना होगा रजिस्ट्रेशन से पहले, ठीक है। इनके लिए ओथ एंड एलिजियंस का कॉन्सेप्ट है रजिस्ट्रेशन से पहले। फिर है नेचुरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, अब हम इसको भी देखते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, वो सर्टिफिकेट ग्रांट कर सकती है नेचुरलाइजेशन का किसी ऐसे पर्सन के लिए जो इलीगल माइग्रेंट ना हो, ठीक है, इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए पहली बात, ठीक है, लेकिन और वो इसके साथ साथ कोई एक इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन
अगर उसके पास होगी तो बाय नेचुरलाइजेशन ही और सी कैन बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो किसी ऐसे कंट्री की वो सिटीजन्स ना हो या ना हो, ठीक है, जहाँ पे जैसे मतलब रेसिप्रोसिटी का कॉन्सेप्ट है कि ऐसी कंट्री की रेजिडेंट या रेजिडेंट ना हो, ठीक है, वो जहाँ पे नेचुरलाइजेशंस के थ्रू सिटीजनशिप अलाउड नहीं हो। ठीक है, तो ऐसे कंट्री के लिए हम नहीं कर सकते। रेसिप्रोसिटी होना चाहिए कि वहाँ पे कोई इंडियन सिटीजन रजिस्ट्रेशन ये नेचुरलाइजेशन के थ्रू रेजिडेंट हो सकता हो, तभी हम ऐसे लोगों को नेचुरलाइजेशन के थ्रू इंडिया की रेजिडेंसी देंगे। ठीक है, अब अगर ऐसे आदमी के लिए भी कि अगर मान लो कि उसका नेचुरलाइजेशन का जो सर्टिफिकेट है ना, एप्लीकेशन है ना, उसको इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसको जो है अपनी कंट्री का सिटीजनशिप है उसको इमीडिएटली रिनाउंस भी करना होगा। ठीक है, तभी वो नेचुरलाइजेशन के थ्रू बन पाएगा इंडियन सिटीजन्स। ओके, और फिर तीसरा उसके लिए है कि जो इंडिया में रह रहा हो या फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में हो या फिर दोनों में से कोई हो। ठीक है, या फिर पार्सली दोनों में से जो पार्सली वन को भी फुलफिल कर रहा हो, पार्सली दूसरे वाले को भी फुलफिल कर रहा हो ना, तो उसको पहले 12 मंथ तक रहना पड़ेगा एप्लीकेशन देने से पहले। ठीक है, मतलब कोई इंडिया में रिजाइड कर रहा हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में हो, तो ऐसे आदमी को पहले 12 मंथ तक रहना पड़ेगा सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नेचुरलाइजेशन के लिए एप्लीकेशन देने